थोड़े से वो प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कल वाले है ना, कल के लिए मतलब परसों के लिए आई मीन। चलिए जी, ये रहा हमारा आज का स्लाइड। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया था। हमने स्टार्ट किया था मैम एक नया चैप्टर जिसका नाम था क्या, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, ठीक है, बड़ा ही अच्छा सा चैप्टर था हमारा। और पहली चीज जो हमने उस दिन की क्लास में टॉपिक कवर किया था दैट वाज हमारा सेल साइकिल। मैम क्या पढ़ लिया था हमने सेल के साइकिल के बारे में? देखो सेल के बारे में तो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया कि सेल एक कौन सा क्या चीज है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक ऑर्गेनेल का खुद का फंक्शन होता है। अब कहानी इस चैप्टर की हमने जो स्टार्ट की थी दैट वाज कि मैम ये जो सेल है वो डिवाइड कैसे करेगा। तो हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम क्या था बच्चा जी, दैट वाज मैम ट्विन कैरेक्टर। ठीक है, ट्विन कैरेक्टर। और ट्विन कैरेक्टर का सीधा सा मतलब था कि मैम सेल पहले साइज में इंक्रीज करेगा, ठीक है, सेल पहले साइज में इंक्रीज करेगा और फिर वो अपने नंबर में इंक्रीज करेगा। करेक्ट, यही पढ़ा था हमने सेल ट्विन कैरेक्टर के बारे में। आई होप सबको याद होगा। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी हमने क्या पढ़ा था कि मैम ये वर्ड साइकिल क्या है। साइकिल इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो क्या होता है, जैसे साइकिल हमारी चलती रहती है यू 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 करके, ऐसे 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 करके वो पूरे टाइम रोटेट करती रहती है। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे एंड होगी, जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे एंड होगी, ऐसे ही कहानी हमारी चलती रहती है। तो हमने ये चीजें भी पढ़ी थी। सेल साइकिल जब हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था तो आपको थोड़ा सा तो याद होगा ही कि हमने क्या किया कि सेल की साइकिल हमारी मैम 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से थे? G1 फेज था मैम, S फेज था, G2 फेज था और हमारा M फेज था बेसिकली। ठीक है, हाय प्रियंका, कैसे तबीयत है आपकी? बीच में आया था हमारा एक मैम G0 फेज भी, जिसे हमने क्वेसेंट स्टेज या क्वेसेंट फेज भी कहा था। करेक्ट। आगे कहानी क्या थी हमारी मैम? आगे कहानी थी कि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली कि यहाँ पे मैम क्या होगा, ऑर्गेनेल्स का, ओके जी बच्चा, ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, न्यूक्लियस जो था वो डेवलप कर रहा था, मतलब डेवलप ही कर रहे थे ऑर्गेनेल्स, प्रॉपर चीजें नहीं हो रही थी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एस मतलब क्या था, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज का बेसिक काम क्या था और क्यों नाम पड़ा है उसका सिंथेटिक फेज? क्योंकि मैम यहीं पे हो रही थी डीएनए की सिंथेसिस। हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो हम इसीलिए बेसिकली डीएनए के बारे में बात करेंगे। फिर हम आए थे G2 में। G2 का नाम क्या था, गैप 2 फेज। और यहाँ पे क्या चल रहा था, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस चल रहा था प्रॉपर्ली। प्लस ये भी देखा गया था क्या सारे ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के अंदर बिल्कुल फिट फाट हैं एम फेज में जाने के लिए, राइट। फिर आ गए थे हम एम फेज में। एम फेज का क्या नाम था, माइटोटिक फेज। और मैंने आपको क्या दिया था, एक गुरु ज्ञान दिया था मैम कि हम कभी माइटोसिस मियोसिस में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम हमेशा पहले जो है याद करके चलेंगे कि हमको पहले जो भी पढ़ना है लिखना है वो माइटोसिस का लिखना है। ठीक है, मीओसिस को हम बाद में पढ़ेंगे, हमेशा माइटोसिस को पहले पढ़ेंगे। तो इससे क्या रहेगा ना, आपकी लाइफ में एक चीज क्लियरिटी चलती रहेगी कि हाँ जो ये मैंने फीचर्स पढ़े हैं ना ये माइटोसिस के हैं, मियोसिस के नहीं। वरना लाइफ लॉन्ग जो बंदे हैं ना कि इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, इसी में घूमते रहते हैं। ठीक है, बट वंस यू गेट क्लियर टू इट कि जो हमारा इक्वेशनल डिवीजन है दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, तो आपके माइंड में क्लियर है कि हमने माइटोसिस पहले पढ़ा है और वो एक इक्वेशनल डिवीजन है, बात खत्म। ठीक है, ऐसे ही आपको याद भी करना है। फिर हमने मैम माइटोटिक फेज, यहाँ वाला जो एम फेज था उसको क्या किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। करेक्ट, समरी है इसलिए मैं अभी आपसे नहीं पूछ रही हूँ क्वेश्चंस, जब रिवीजन करेंगे तब उस टाइम पे आपसे पूछेंगे। ठीक है, एम फेज था उसको हमने 2 फेज में डिवाइड किया था। कौन से थे मैम? उल्टा लिख रही हूँ, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा है हमारा साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो एक सिंगल टाइप का ही डिवीजन था, बट कैरियोकाइनेसिस हमने क्या किया था, 4 पार्ट्स में पढ़ा था। और क्या नाम याद करा था, पी मैच। कितनी कहानी सबने पढ़ी थी लास्ट क्लास में? पढ़ के आए हो? देखो मैं अगर एक सांस में आपको पढ़ा सकती हूँ, चलो ठीक है, फिर बोलोगे अरे मैम आपने तो कितने बार पढ़ाया है इसलिए आप पढ़ा सकते हो, बट थोड़े टाइम बाद तुम भी ऐसे कर सकते हो, राइट।
कि आपको भी ये चीज जो है याद हो जाएगी। टिप्स पे ऐसे ही याद होगी, जैसे मैंने आपको एकदम साफ सुथरा समझाया वैसे ही आप लोग भी समझा सकते हो थोड़े दिन बाद। चलो जी, बट ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस। चलो जी, थैंक यू प्रियंका जी। गुड इवनिंग गौरव जी, वेलकम टू द क्लास। इतना लेट काहे ज्वाइन करते हैं? चलो, अब यहाँ पे एक बार जो है, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? ये सारा पढ़ लिया था, राइट? एम फेज से स्टार्ट करा था ना शायद हमें। यहीं से स्टार्ट करना है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? क्यों बच्चा लोग? बोलो भाई, कोई तो बोलो। अंजलि दी, थम्स अप का मतलब क्या हुआ भाई? कि हाँ मैम यहीं से करना है? क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि मैंने यहाँ ई नॉट से करा दिया, खत्म करा दिया था, है ना? योग्यता, विवेक जी, कोई तो बताओ। चलो ठीक है। जी नॉट तक हमने हम डिवाइड कर दिया था। जी नॉट तक हमने खत्म कर लिया था। अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे एम फेज से। मैम क्या है लिखा हुआ है? बहुत ही सिंपल सी कहानी है इसकी मैम, कि एम फेज जो है ना हमारा फाइनल फेज है। खुद से भी दिख रहा होगा आपको। क्या हो गया प्रियंका, आते ही कंफ्यूजन? मैम ये टॉपिक नहीं था। ऐसे मत बोलो भाई, तुम तो हार्ट अटैक दे दोगे मुझे। बताओ जी, प्रियंका जी को समझाओ थोड़ा सा। बोलो बोलो, यही टॉपिक था प्रियंका, आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी? दैट मीन्स ऑन ट्यूजडे। क्यों प्रियंका, ट्यूजडे को तो तुम थी शायद। यस मैम ये तब। दवाई का असर हो रहा है ऐसा लग रहा है प्रियंका, है ना? चलो जी, एम फेस यही था हमारा। अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या किया था मैम? G1 से, हाँ जी मुस्कान, ठीक है, G1 से क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बच्चा, हैंड रेज मत करो, सीधे बोल दो। गलती से हो गया तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। G1 से हमने हमारी साइकिल स्टार्ट की थी, क्योंकि यहीं से हमारा सेल एक बन के प्रॉपर डिवाइड होकर रेडी हो गया था। फिर एस फेज तक पढ़ लिया था, G2 फेज पढ़ लिया था। आज से हम पढ़ेंगे एम फेज, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट लंबा वाला फेज, ठीक है। मोस्ट लंबा वाला फेज में क्या चल रहा है? आपको पता है कि सबसे पहला फेज ये है, सबसे दूसरा फेज ये है, तीसरा फेज ये है, ठीक है। अब आता है फोर्थ फेज, एम फेज, सबसे बड़ा फेज। क्या चल रहा है इसमें मैम? इसको हम कहते हैं मैम फाइनल फेज ऑफ सेल साइकिल। ओके मैम, हमें पता चल गया ये बात। इट कंसिस्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ ऑल द फोर फेजेस। चारों फेजेस में से इसको तो देख के भी बता सकते हो कि सबसे छोटा जो फेज है वो हमारा एम फेज होता है। सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है बाय द वे? एनीवन इन द क्लास? मैम G1 फेज। बिल्कुल सही, G1 फेज बच्चा जी सबसे बड़ा फेज होता है, ठीक है। और सबसे शॉर्टेस्ट एम फेज होता है। अभी हम बाकियों की भी टाइमिंग देखेंगे कि एग्जैक्ट 24 घंटे में हमारे जो ये सारे सेल्स, ये जो सारे फेजेस हैं वो कैसे डिवाइड हुए हैं, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ी सी जान पहचान लग रही हो इनसे, ठीक है, थोड़ा सा, तो आप सबको पहचानते हो। कैसे मैम? जस्ट 1 सेकेंड, सही वाला पेन ले लें। देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मैम पी मैट, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। पी मैट यही पढ़ा था हमने। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, फाइल फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्योंकि जैसे ही टीलोफेस होता है वैसे ही तुरंत साइटोकाइनेसिस हो जानी चाहिए, वरना क्या होगा, अगर दोबारा सेल साइकिल घूम गई तो हमारी प्लॉइडी पूरी तरीके से हिल जाएगी। ये बात का आंसर हमेशा याद रखना है, क्योंकि वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर टीलोफेस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है, तो क्या? तो बोलना सर हमारी जो प्लॉइडी लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होगी तो टीलोफेस फिर से G1 फेज में एंटर मार जाएगा, फिर एस फेज में, फिर G2 फेज में, और फिर से एम फेज, ठीक है। तो हमारा प्लॉइडी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये रहा मैम प्रोफेज। देखो जी, मैंने ऐसे ही बताया था आपको कि हमारा जो प्रोफेज में सेल आता है तो क्या हो रहा है, हमारा ये जो सेल है वो आपका, सबसे पहले ये दिख रही है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा मैं और जूम करती हूँ, नाउ इट इज विजिबल प्रॉपरली ना? हाँ जी। तो ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि मैंने कैसे बनाई हुई है, डायग्राम्स लगे हैं ऐसे, राइट। कि हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मैम वो डिस्टर्ब हो गया है, टूट चुका है, रप्चर हो चुका है। क्या बोलोगे आप?
सबसे इजी वर्ड याद रखना, रप्चर हो चुका है मैम। क्या रप्चर हो गया है मैम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या यहाँ पे आपको कोई भी ऑर्गेनल दिखाई पड़ रहे हैं सिर्फ इसको छोड़ के? कोई भी ऑर्गेनल, कैन यू सी दैट? ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं? नो मैम, कोई भी ऑर्गेनल्स हमको नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, सिवाय इसके, और इसको हमने पढ़ा हुआ है मैम, ये क्या है? सेंट्रोजोम, राइट? सेंट्रोजोम पढ़ाया था ना मैंने बहुत अच्छे से, कि दो क्या मिलते हैं? क्यों नाजो जी? बिल्कुल सही, दो सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोजोम बनाते हैं हमारा, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये रहे दो सेंट्रोजोम। मैंने आपसे क्या कहा था, ये यहाँ पे होते हैं और अब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे। दैट मीन्स कहाँ जाएंगे? इक्वेटर पे जाएंगे। ठीक है, ये रहा इसका एक का पोजीशन, ये रहा दूसरे का पोजीशन। अब आपको ये भी पता है, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी जी। ठीक है, आपको ये भी पता है कि इन सेंट्रोजोम का काम क्या है, या फिर कह लो कि इन सेंट्रोजोम का रोल क्या है यहाँ पे। तो मैम हमें ये बात आपने लास्ट क्लास में ही बता दी थी कि ये क्या करेंगे। हमारे पास एक जगह थी, क्या था वो जगह? अब तक तो तुम्हें रट गया होगा, राइट? नहीं प्रियंका जी, कोल्ड नहीं हो गया, बस पता नहीं क्यों छींकें आ रही हैं बहुत ज्यादा। यार इतनी गर्मी हो रही है, तुमको कोल्ड की पड़ी हुई है सीरियसली। चलो मैं पूछती हूँ, अभिषेक जी, बताएं जी अभिषेक जी, लास्ट क्लास में आप नहीं थे, राइट? ये क्या पार्ट है? सिर्फ अभिषेक जी बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बताएगा। योगिता तुम लोग तो थे, मुझे पता है, जो अच्छे बच्चे थे वो मेरे थे। मैं बता सकती हूँ कि कौन कौन इसका आंसर दे सकता है। विवेक, अंजलि, गौरव और दीक्षा भी दे सकती है। ईशा जी बोलती ही नहीं है क्लास में, मुस्कान बोलती ही नहीं है, नाजो भी दे सकती है, प्रिंस भी नहीं बोलते हैं क्लास में, प्रिया दे सकती हैं, प्रियंका भी दे सकती हैं, ऋषु सिंह, ऋषु सिंह आप बहुत कम आते हैं, रोहित भी दे सकते हैं, विनय, विवेक और योगिता तो दे ही सकते हैं। बताएं जी अभिषेक जी, क्या है ये? गायब? लीव तो नहीं कर दी क्लास? नहीं पता मैम, एज एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, अगर आप लास्ट क्लास ना लिया करें तो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऑलवेज वॉच द वीडियो। और ये बात मैंने कितने बार बताई है कि क्या चीज है ये? आई गेस 10 बार बता चुकी हूँ मैं आपको ये। चलो जी, अब मैं पूछती हूँ देन किससे, जस्ट एक सेकेंड। विनय, विनय आप बताइए मुझे ये क्या है? इस पर्टिकुलर को जिसको मैं पॉइंट कर रही हूँ, व्हाट इज दिस? आप लिख भी सकते हो। चलो अंजलि आप ही बता दो यार, ये सब लोग क्लास में जो है भांग खा के घुसे हुए हैं। चलो विनय जी ने बता दिया, थैंक यू विनय, आपने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। हाँ क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि आप बता दोगे, मैं जो अच्छे बच्चों की लिस्ट बनाई हुई है ना, उसमें प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करिए। काइनेटोफोर, बिल्कुल ही सही जवाब दिया उन्होंने, थोड़ा सा लिखने में उनको टाइम जरूर लगा, बट ये क्या है बच्चा जी? काइनेटोफोर है। अब कहानी हमारी ये चलेगी मैम कि जो हमारा माइटोटिक स्पिंडल था, या जिसको हम वो कह रहे हैं सेंट्रोजोम था ना, सेंट्रोजोम है मैम हमारा यहाँ पे। रुको, अगर आप इसका ओरिजिनल पोजीशन देखोगे ना, तो ये कैसे दिखेंगे आपको? ये दिखेंगे मैम कुछ इस तरीके से। क्रोमोसोम्स हमारे सेल के अंदर कैसे घूम रहे होंगे मैम? ऐसे। ठीक है, कुछ इस हिसाब से वो घूम रहे होंगे। मैं दो ही बना रही हूँ क्योंकि चार बनाने में बड़ा वो हो जाएगा, फौज फौज सा। ये रहा हमारा नीटोफोर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा होगा क्या बच्चा जी? सेंट्रोजोम। ठीक है, ये रहा हमारा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम आपको पता है एक सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल से मिलके बने होते हैं। अब जिनको ये चीज भी नहीं पता याद है ना, वो प्लीज ये चीज भी याद रखो कि दो सेंट्रियोल्स, ठीक है, सेंट्रियोल हमारे
आपस में परपेंडिकुलरली जुड़ते हैं और वो दोनों मिल के क्या बनाते हैं, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन कहते हैं। इस पूरे को हम सेंट्रियोल कहेंगे। ये ऐसा यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, बट रियलिटी में वो ऐसा है, आपको पता है ये बात, ठीक है। ये है हमारी मैम कि ये जो सेंट्रियोल है, बच्चे वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तो 2-3 बार रिपीट कर दूंगी, आपको भी ये चीज यहाँ याद होनी चाहिए। जैसे बाकियों को तो याद रहती है, बट कुछ है हमारी क्लास में पता नहीं कुछ खा पी के आते हैं जो उनको याददाश्त बड़ी वीक है। तो ये हमारा क्या, सेंट्रोजोम माइटोटिक स्पिंडल को ऐसे करके फैलाएगा। किसको बच्चा, माइटोटिक स्पिंडल को। और ये ऐसे करके रेज की तरह, जैसे सूरज की किरणें नहीं होती हैं, ऐसे करके ये हमारे क्रोमोजोम को सेंटर से पकड़ेंगी। ठीक है, सेंटर से कौन से, सेंट्रोमियर से नहीं, नीटोफोर से, काइनेटोफोर से, जो भी आप उसे बोलते हो। ठीक है जी, ये उसको वहां से पकड़ेंगे। बेसिकली आपको पता है कि ये कितने होते हैं, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एक हमारे उसमें एक टाइम पे आपको 4 में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो जी मैं आपके लिए ये वाली स्लाइड कंप्लीट ही दिखा देती हूँ। थोड़े छोटे मोटे हो गए हैं, बट कोई ना, काम तो चल ही रहा है हमारा। ठीक, ये कुछ इस हिसाब से ऐसे करके एक दूसरे को नहीं, मतलब नीटोफोर की हेल्प से बड़े प्यार से ऐसे करके पकड़े होंगे। ठीक है, कितनों को ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना, ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा। ये क्या है मैम, ये है मैम हमारा सेंट्रोजोम, है ना, सेंट्रोजोम। ये है जो बीच वाला होता है इसका, दिस इज योर सेंट्रोमियर। और जहां से इसको पकड़ रहे हैं दैट इज योर काइनेटोफोर, है ना। और जिसकी हेल्प से पकड़ रहे हैं दैट इज हमारा माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर, जो भी आप बोलते हैं उसे। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर, इतना से याद रख लो, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलो जी मैम आ जाओ। देखो, अब एक चीज यहाँ पे और भी आ जाती है, क्या मैम, देखो यहाँ पे अगर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना मैम दिया हुआ है सेंट्रोजोम को, से तो हम क्लियर है कि क्या है सेंट्रोजोम, वी नो दिस, सब में सेंट्रोजोम आपको पता है। अगर मैं आपसे बोलूंगी, मैं थोड़ा सा रब करती हूँ इसे, अगर मैं आपसे बोलूंगी कि बच्चे सेंट्रोजोम कहाँ है, तो आप सब में बता दोगे मैम ये जो ग्रीन वाला है ये सेंट्रोजोम है। और ये अगर यहाँ पे लेबल नहीं भी होता तब भी तुम मुझे बता देते, मुझे पता है। ठीक है, क्रोमोजोम भी आप मुझे पता है बता सकते हो कि कौन से हैं मैम, ये मैं भी आपको पता है कि ऐसे ही बना देती हूँ, है ना, ऐसे एक्स जैसा बना देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम कौन बनाए बार बार। तो ये हमारे क्रोमोजोम्स है। अब आपको जो याद रखने वाली बात है इस स्लाइड से, कि यहाँ पे ना 2 चीजें हैं अभी। 2 चीजें कौन सी मैम, अनअटैच्ड नीटोफोर को हम क्या कहते हैं, सैक एक्टिव। अभी जो हमारे नीटोफोर्स है ना, वो प्रॉपरली अटैच्ड नहीं है, किससे, किससे अटैच होना है इन्हें, इससे, सेंट्रोजोम से। तो इसे हम कहते हैं सैक एक्टिव। और जब ये अटैच हो जाते हैं, और जैसे ही अटैच होते हैं आपको पता है क्या करेंगे, ये पकड़ के खींचेंगे, राइट। इनका काम क्या है कि ये दोनों को ऐसे करके, 2 क्रोमोसोम्स अगर हमारे साथ में चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, और अगर एक नीटोफोर यहाँ लगा हुआ, सॉरी, एक जो है सेंट्रोजोम यहाँ लगा है, दूसरा सेंट्रोजोम यहाँ लगा होगा, ये क्या करेगा, ये इन दोनों को ऐसे पकड़ के अलग कर देगा। ठीक है, यही इनका काम है। तो जब हमारा वो अलग नहीं करता है, अनअटैच्ड होते हैं नीटोफोर, तो हम उसे कहते हैं सैक एक्टिव है अभी हमारा। ठीक है, क्योंकि उसे अपना काम करना है। और जैसे ही वो अटैच हो जाते हैं, ये देखो ये व्हाइट हो गए हैं, ठीक है, जैसे ही वो अटैच हो रहा है, उसे देखो कि जहां, जब हमारा सेंट्रो, सॉरी, जब हमारा जो नीटोफोर है वो अटैच नहीं है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये रेड कलर में है। और जिससे ये अटैच हो गया स्पिंडल फाइबर, ये देखो यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, वो हो गया हमारा सैक एक्टिव वाले। यहाँ पे जैसे ही हम प्रो फेस में, ये प्रो मेटा फेस में ये काम चल रहा होगा, बट जैसे ही हम मेटा फेस में एंटर करेंगे, ये सारे के सारे एक्टिव हो चुके होंगे। ठीक है, प्रो मेटाफेज से मेटाफेज में बस इतना सही डिफरेंस है कि यहाँ पे प्रो मेटाफेज में क्या हो रहा होगा कि ये हमारा अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और ये आगे की तो कहानी आपको पता ही है कि ये मेटाफेसिक प्लेट में आ गए हैं, और फिर जैसे प्लेट में आए, एनाफेज में आके इनका क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। अब ये क्या बन गए, क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम से ये क्या बन गए, क्रोमैटिड। बिल्कुल सही प्रिया, बिल्कुल सही विवेक। ठीक है, क्रोमोसोम से मैम अब ये क्रोमैटिड बन गए हैं। ठीक है, फॉर दोस्त जिनको क्रोमैटिड भी नहीं पता है, कोई बताएगा प्रिया और विवेक को छोड़ के क्रोमैटिड क्या होता है।
कोई भी बच्चा क्लास Each chromosome appears to consist of two longitudinal threads called chromatids. रोहित इतनी हार्ड वाली डेफिनेशन तो किसी को समझ में नहीं बच्चों वाली डेफिनेशन क्यों जी, कोई दे पाएगा बच्चों वाली डेफिनेशन? रोहित, अगर तुम्हारा 4 साल का भाई तुमसे पूछेगा भैया क्रोमैटिड क्या होता है, उसको सेंट्रोसोम क्रोमोसोम पता है कि क्या होते हैं, बट उसे क्रोमैटिड नहीं पता, तो तुम क्या बताओगे? ये डेफिनेशन बताओगे उसे? अभिषेक जी, आप बता पाएंगे अब ये, या ये भी नहीं? अभिषेक जी कसम खा के घुसे हैं कि आज मैं आंसर नहीं दूंगा, मैम आप पूछ लो। चलो जी, कोई बात नहीं। जो क्रोमैटिड होता है, जब हमारा क्रोमोसोम को हम लोग क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था? कोई भी अच्छा बता दो ये वाला बात मुझे। क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? सिस्टर क्रोमैटिन। क्या बात है योगिता, ये मेरे अच्छे वाले बच्चे हैं, फेवरेट वाले बच्चे। तुम लोग का अगर ट्रांसफर हो जाएगा मुझे बड़ा दुख होगा, तुम्हारा अल्फा में ट्रांसफर हो गया। चलो, बिल्कुल सही बोला बच्चे, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, बट होना तो चाहिए तुम्हारा, बिकॉज तुम लोग डिजर्व करते हो। सिस्टर क्रोमैटिड्स हम कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमैटिड से ही थोड़ा दिमाग लगा लो, बाकी जिनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था और वो आंसर नहीं बता पाए, कि हम जब इस क्रोमोसोम को बीच से आधा आधा कर देंगे मैम, तो ये क्या हो जाएगा? एक इधर एक इधर, तो अब ये बन गए मैम क्रोमैटिड्स। ये कितने हैं? ये मैम 2 क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है बेटा जी। ये बात अगर समझ में नहीं आई है ना, तो आपको जिंदगी में आगे माइटोसिस मियोसिस कतई समझ में नहीं आ सकता। चलो आ जाओ जी, प्रोफेज में हम आ जाते हैं। क्या कहानी है, साथ साथ में पढ़ते जाओ, लिखते भी जाएंगे यहाँ पे थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में। अभी मैंने आपको बताया, हम लोगों ने अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि ये हमारी सेल साइकिल थी, ठीक है। सेल साइकिल में एम फेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज, यही बोला था मैंने। जीवन फेज किसी ने तो बताया था क्लास में, शायद प्रिया ने, कि जीवन फेज सबसे बड़ा फेज, फिर जी एस फेज, फिर G2 फेज, फिर एम फेज, ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा था। अब ना इस एम फेज की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आप पूरे सेल साइकिल से रेलेवेंस नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार ना क्वेश्चन क्या आया था कि पूरी सेल साइकिल का आप हमें टाइम ड्यूरेशन बताओ। तो पूरी सेल साइकिल को जब आप करेंगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान से लेके चलेंगे कि हम ना एम फेज को सबसे शॉर्टेस्ट फेज ऑलरेडी कह रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात को समझ के चलो कि एम फेज में ऑलरेडी हमारे पास 2 डिविजन्स थे, और उन 2 में से भी कौन से, ठीक है, जो ये मैंने ऐसे करके ग्रे कर दिया है, दैट इज योर क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, और ये रहा हमारा पी मैट, ठीक है। पी मैट में भी सब, सॉरी, इस पूरे एम फेज में बच्चा, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो प्रो फेज है मैम, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैं इंटायर सेल साइकिल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एम फेज के प्रो फेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। दोनों अलग अलग बात है। चलो, क्या कह रहे हैं अब ये कि प्रो फेज इज द फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस। एम फेज का सबसे बड़ा जो फेज है वो हमारा प्रो फेज है। ओके मैम, यहाँ पे होंगे 5 इंपॉर्टेंट इवेंट, और खुद से सोचना, ठीक है। जेन्युइनली मैं कह रही हूँ, मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं करवा रही, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हमने उस दिन डायग्राम पढ़ा था, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। हाँ, थोड़ी बहुत एडिशनल भी मिलेंगी, बट हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। हम लोगों ने किससे स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, कि द ऑनसेट ऑफ क्रोमैटिड कॉइलिंग इनटू क्रोमोसोम। एक्चुअली क्रोमैटिड नहीं, क्रोमैटिन होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको आप क्रोमैटिन कर लेना। चलो, क्या होगा मैम यहाँ पे हमारा, आप लोग क्या नहीं जानते हो ये बात? मैंने आपको कैसे बताया था, ये रहा हमारा सेल, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये कैसे पड़ा रहता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर पड़ा रहता है, तो उसको हम क्या कहते थे, क्रोमैटिन। यहाँ पे मैम क्या हुआ, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। अब मैं आपको डायग्राम इसका वाला ही बना देती हूँ। इसका मैम, इस धागे नुमा स्ट्रक्चर का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, और ये कैसे कंडेंस कर रहा था बच्चा, ऐसे, याद है ना, ऐसे बढ़ाया था मैंने। हाँ जी मैम, आपने ऐसे ही पढ़ाया था। और जब ये बहुत ज्यादा ऐसे करके कंडेंस हो जाता है ना, बल्कि आपके में अभी है नहीं, कॉइलिंग ऑफ जो क्रोमोसोम है ना, कॉइलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिक है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, मॉलिक्यूलर का, ठीक है, वो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे साथ में। तो ये रहा हमारा क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम कैसे करेगा,
ये क्रोमैटिन जो है ये क्रोमोसोम की तरह बन गया। क्या हुआ इसमें मैम? इसमें हुआ मैम कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, अब मैं लास्ट में ना किसी से भी पूछ लूंगी कि प्रोफेज में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से और होश में बैठना क्लास में। और उस टाइम पे अगर कोई क्लास से भागा ना तो उसको मैं परमानेंटली क्लास से भगा दूंगी फिर। ठीक है, जितने भी हो सारे के सारे बिल्कुल होश में बैठना। कितने हैं? आई गेस 18-19 बच्चे हैं आज। हाँ 18 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। बिल्कुल शिद्दत से बैठना, तमीज से, सीखने के उससे। ठीक है, विवेक जी कभी कभी धमकी दे देनी चाहिए, वरना बच्चे ना आपको हल्के में लेने लगते हैं। अरे यार क्या करेंगे अंजलि मैम, छोड़ो, डेली तो ज्ञान देने आ जाती है। ठीक है, चलो पहला स्टेप क्या हुआ मैम? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम। ओके मैम, पहला हमें याद हो गया। ये हम इवेंट्स याद कर रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये तो आपको बच्चों वाला याद ही हो जाता है कि ये सबसे बड़ा फेज है। दूसरा क्या है हमारा कि हमारे पास कुछ जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डिसअपियर होने लगेंगे। याद है मैंने उस दिन आपको बताया था? तो उस दिन मैंने आपको कौन कौन से बता दिए थे? गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मैंने आपको न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता दी थी कि वो टूटने लगेगी या गायब होने लगेगी। हमने कौन सा मिस कर दिया था? वो था न्यूक्लियोलस। मुझे उस दिन एक्चुअली याद नहीं आ रहा था, ठीक है, और मैं गलत बताना नहीं चाह रही थी आपको, तो मैंने 3 आपको उस टाइम पे याद करा दिए थे। तो क्या क्या गायब होने लगे मैम? कुछ सेल ऑर्गेनेल्स गायब होने लगे मैम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपरेटस एंड हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा भी पॉइंट बिल्कुल ही क्लियर मैंने बता दिया। देखो मैं बहुत ज्यादा फास्ट इसलिए नहीं जा रही क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर होगा मैम क्या? मैंने आपसे क्या बोला था कि कुछ जो है मैम ऑर्गेनेल्स कैसे हमारे हो रहे थे? कुछ तो मैम ऑर्गेनेल्स हमारे गायब हो रहे थे, बट मैंने आपको ये भी तो बताया था कि कुछ जो ऑर्गेनेल था वो कोई तो एक ऑर्गेनेल था जो फॉर्म भी हुआ था, राइट? कोई एक ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन भी हुआ था। तो हाँ जी विवेक जी, देखो जी कितनी अच्छी याददाश्त है उनकी। स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल कह लो, ठीक है, स्पिंडल फाइबर का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगा। तो ये रहा इसका तीसरा पॉइंट। द सेल बिकम्स स्फीरॉइड। सेल का जो स्ट्रक्चर कैसा होने लगेगा? जैसे हमारी वो नहीं है अर्थ, बॉल से स्फीरॉइड शेप होने लगता है। अब जिसको स्फीरॉइड का मतलब नहीं पता है वो प्लीज देख लेना एक बार। बट स्फीरॉइड कैसे होता है? हल्का सा जैसे अंडाकार जैसा, ठीक है, कुछ इस हिसाब का। फिर कह रहे हैं मोर रिफ्रेक्टाइल, ठीक है, मोर रिफ्रेक्टाइल एंड विस्कस ऑल्सो। ये 3 प्रॉपर्टी याद हो तब भी ठीक है, नहीं याद हो तब भी चलेगा, बट इतना याद होना चाहिए कि उसका जो शेप है वो एग्जैक्ट सर्कल फॉर्म से स्फीरॉइड में स्फीरॉइड बनने लगेगा। ठीक, ये था इसका 4th पॉइंट। और दूसरा और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा कि यहाँ पे मैम सेंट्रियोल हमारा यहाँ पे था, राइट? कहाँ मैंने आपको बताया था? सेंट्रियोल मैम यहाँ पे था। अब वो कहाँ पे माइग्रेट या फिर क्या तो मूव करने लगेगा? कहाँ पे? वो ऑपोजिट में आने लगेगा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर नहीं, क्या बोलते हैं इस पोजीशन को? मैम पोल्स पे। पोल्स पे। थैंक यू बच्चा जी, ठीक है, ये मैम पोल्स पे आने लगेंगे। ठीक है, कौन पोल्स पे आने लगेगा? ये पॉइंट देखो जो आपको याद होने चाहिए पॉइंट मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। दिस पॉइंट स्फेरॉइड तक वाला, स्पिंडल फॉर्मेशन, कौन से ऑर्गेनल गायब हुए और क्या स्टार्ट हुआ, ये 5 पॉइंट लिखे हैं, 5 ही आपको याद होने चाहिए। हो गया खत्म कहानी। प्रोफेस में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। अब एक देखो, अगर आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल याद है ना बच्चा, तो ट्रस्ट मी टीलोफेज आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्यों मैम? कोई बता सकते हैं इसका आंसर? मैंने कहा कि प्रोफेस अगर आपको याद है पी मैट, राइट, इतना तो याद हो गया होगा पी मैट कि प्रोफेस सबसे पहला फेस है और ये सबसे लास्ट। तो उल्टा की मतलब टीलोफेज अपने आप कैसे याद हो जाएगा मैम? मैम उससे वो अपोजिट होगा। बिल्कुल सही, मैंने बोल दिया ऑपोजिट, तभी सुन लिया क्या प्रियंका? बट आंसर बिल्कुल सही दिया प्रियंका ने कि यस मैम, उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा यहाँ पे। मतलब क्या कि क्रोमोसोम फिर से क्रोमैटिन बनने लगेगा, जो ऑर्गेनल्स हमारे गायब हुए थे वो फिर से आने लगेंगे, जो हमारा स्पिंडल फॉर्मेशन बना था वो गायब होने लगेगा, सेल का जो शेप है वो फिर से हमारा सर्कल में ओवल में होने लगेगा, प्लस जो सेंट्रियोल है वो वापस से डिसअपियर होने लगेगा या फिर कह लो कि जो अपनी उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहां आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बात अपने आप को बता पा रहे हो आप लोग? जल्दी बताओ, है ना? क्योंकि ये जो मेटाफेस और टीलोफेज है ये बहुत ही ईजी है।
कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि मैम ये हमारा क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन से हमारा क्रोमोसोम बना। अब क्रोमोसोम बनने के साथ हमने वो 5 कैरेक्टर पढ़ लिए कि हुआ क्या, हमें ये पता चल गया है कि मैम ये जो क्रोमोसोम था प्रोफेज में तक तो ऐसे ही घूम रहा था, अब यहाँ क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा। आपको एक बात याद होगी, अभी जस्ट हमने इस वाली स्लाइड से पहले पढ़ा एक जगह पे, इस स्लाइड में, सॉरी जी, ठीक है, इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा मैम, हमने इस स्लाइड में पढ़ा कि मैम ये प्रो मेटाफेस है एक, जहां पे क्या हो रहा है, प्रो मेटाफेस में मैम हमारा अटैचमेंट हो रहा है, किसका, सेंट्रोसोम का नीटोफोर से, या फिर कह लो सेंट्रोसोम का क्रोमोसोम से। इतना बता पाओगे, है ना, बोलो बोलो, इतना लिख लोगे ना अपने आप, क्योंकि शायद प्रो मेटाफेस की स्लाइड नहीं है इसमें, पता नहीं क्या, ठीक है, इतना खुद से लिख लेना। चलो जी, फिर उसके अलावा क्या होगा फिर मेटाफेस में, अब देखो मैम मेटाफेस में क्या होगा, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड आउट इन द न्यूक्लियस। अब हमारे जो क्रोमोसोम है, मैंने आपको बताया ना 4 बन जाते हैं, पूरा क्रोमैटिन हमारे 4 क्रोमोसोम में बन जाता है, और ये जो आपको ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं ना, ये सब गायब हो चुके हैं, दिखेंगे नहीं आपको, ठीक है, ईआर पीआर जितने भी हैं। तो क्या चल रहा है यहाँ पे मैम, यहाँ पे मैम अगर आप देखोगे तो हमारा जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस से बाहर कहाँ आ गया है, सेल में आ गया है, न्यूक्लियस से बाहर सेल में आ गया है, क्योंकि लास्ट जो हमारा प्रोफेज था उसी में हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी थी। मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, ठीक है मैम, हमें पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमारा जो न्यूक्लियस है अब वो सेल में घूम रहा है। अब ड्यूरिंग मेटाफेज क्या हो रहा है, द न्यूक्लियस डिसॉल्व्स एंड द सेल क्रोमोसोम कंडेंस, कि न्यूक्लियस क्या हो गया, प्रॉपरली मेटाफेज में बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, और जो सेल क्रोमोसोम है वो और भी ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉपरली कंडेंस हो जाएंगे, मूव टुगेदर। अब ये एक साथ मूव करेंगे और कहां पे आ जाएंगे, बीचों बीच में, इस पर्टिकुलर स्टेज में ये मेटाफेज में ये एकदम सेंटर पे आ जाते हैं, ठीक है, और ये जब सेंटर में आ जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, चलिए जी, सॉरी जी, एक्चुअली कुछ था, चलो हाँ, क्या था हम लोग का, हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे कि मैम हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो गया, क्रोमोसोम जो थे जो कंडेंस होना शुरू हुए थे प्रोफेज से वो बिल्कुल अच्छे से कंडेंस हो चुके हैं, और अब वो क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ये हमारे सेल का बिल्कुल बीच वाला पार्ट है, बिल्कुल बीच वाला पार्ट है, जहां हमारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ रहे हैं, क्या कहोगे बच्चा, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ रहे हैं, वही मैम हमारा सेंट्रोसोम पोल्स पे आ चुका है, बिल्कुल ही पोल्स पे आ चुका है, करेक्ट, याद रहेगा सबको ये बात, है ना। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये क्या क्या मैंने बोला आपको कि मैम ये इक्वेटर पे आ गए हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इक्विटोरियल प्लेन, या फिर इसे हम मेटाफ्लेसिक प्लेन, या फिर आप इसे मेटाफेसिक प्लेट भी कहते हैं बहुत सारे जगह पे, ठीक है, प्लेट भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इक्वेटोरियल तो आपको समझ में आ जाएगा, बट इन दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। मेटाफिजिक प्लेट का मतलब है कि क्रोमोसोम प्रॉपरली कंडेंस होके इक्वेटर पे आ चुका है, ये मेटाफेज का फीचर है। और आपको अभी हमने लास्ट स्लाइड में पहले ही बता चुकी हूं मैं कि ये हमारे किससे जुड़ेगा, सेंट्रोमियर से नहीं जुड़ेगा मैम, उसके पड़ोस में हमारे पास नीटोफोर प्रेजेंट होता है दोनों साइड में, नीटोफोर से ये जुड़ेगा किसकी हेल्प से, ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर, जो भी आपको बोलना है वो आप इसे बोल सकते हो। चलिए जी, अब यहाँ पे अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो इस स्लाइड में कट गया है, कैसे दिखाई पड़ेगा कि ये था हमारा क्रोमोसोम, और इसको यहाँ पे देखो लेबल किया हुआ है क्रोमैटिड पहले से ही, तो अब ये हमारे क्या बन गए, क्रोमैटिड। आर वी क्लियर, मेटाफेसिक प्लेट के पॉइंट्स आपको याद रहेंगे,
मेटाफिजिक प्लेट में आपने एक तो ये वाला पॉइंट लिखना है और साथ में ना एक जो मैंने अभी आपको बताया था वो पॉइंट भी आप अपने साथ में खुद से लिख लेना कॉपी में। मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ। क्या लिखोगे? सेंट्रोजोम attaches to chromosome through मीटोफोर्स। इतना लिख लोगे ना? ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं इसके। पहला तो ये लिखा हुआ है, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, इक्वेटोरियल फोर प्लेट्स का फॉर्मेशन। आगे बढ़े, बोलो बोलो। चलो जी, अब ये कहां से क्या आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो मेटाफेज और एनाफेज ज्यादा हार्ड नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि आपको जो याद करने वाला है वो प्रोफेज और टीलोफेज ही है। अब ये फेज जो है इसमें सबसे शॉर्टेस्ट है, पहली बात तो। ठीक है, प्रोफेज सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। ठीक है मैम, यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी आपको याद है ना हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उसने क्या कर दिया था, हमारे क्रोमोसोम को मेटाफेज में क्या हो गए थे, हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गए थे। यही पढ़ा था हमने, बोलो बोलो, यही पढ़ा था। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, सिर्फ पुलिंग होगी। पुलिंग मतलब कि जो हमारा माइटोटिक स्पिंडल है वो उसको पकड़ के खींच रहा है, और कुछ नहीं होना है इसमें। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई हुई है। क्या हुआ, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड देयर पोल्स। क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ आ रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेट के इक्वेटोरियल प्लेट से कहां पहुंच रहे हैं, वो पोल्स पे पहुंच रहे हैं। दे आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट्स टू दी पोल्स। याद रखना है ये बात। ठीक है मैम, दूसरा पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, खुद से सोचो कि ये मेरा, हाँ जैसे मैंने ना इसको ऐसे करके पकड़ा हुआ था, ठीक है, जितना तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसको पकड़ के खींच रही हूं तो जो मेरा हाथ है उसका भी तो लेंथ कम हो रहा है, नहीं हो रहा है? अभी तक मेरा हाथ इतना था, सपोज कर लो कि 10 सेंटीमीटर तक मेरा हाथ तुम्हें दिख रहा था। ठीक, बट जैसे मैंने इसको क्रोमैटिड को पकड़ के अपनी तरफ खींच रही हूँ तो आपको ये हाथ मेरा कितना दिख रहा है, 5 मान लो, 4 मान लो, है ना? तो ये हमारा था स्पिंडल फाइबर, जिसकी हेल्प से हम उसको खींच रहे थे। ठीक है, वो जो है क्या हो रहा है, शॉर्ट होने लगा है। स्पिंडल फाइबर गेट शॉर्टन, वो हमारा मैम छोटा होने लगा है। ओके मैम, चलिए जी। नाउ द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेट स्ट्रक्चर्स। अब ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, और हमारे क्या है, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स हैं। दीज आर द क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। जो हमारे आगे के न्यूक्लियाई बनेंगे उनके क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब क्या कि ये अपना आगे जाके एक नया बना लेगा पार्टनर। आपको पता है ना, जेनेटिक मटेरियल, इसके पास पॉज कैपेबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की, रेप्लिकेशन करने की। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि मेटाफेज और एनाफेज हमारे ज्यादा हार्ड नहीं है। अब आता है लास्ट, टीलोफेज। ठीक है, इस पे हम आएंगे वापस बाद में, पहले हम देखेंगे यहाँ पे जितनी चीजें मैंने आपको जो बताई थी सब ऑपोजिट होने लगेंगी, क्योंकि हमारे पास क्या हो चुका है मैम, हमारे पास जो क्रोमोसोम का मटेरियल था वो डबल होने के लिए रेडी हो चुका है। तो क्या हो गया है, इन टीलोफेज two diploid sets of daughter chromosomes gathered at the opposite poles। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम दिख रहे हैं। उन्होंने अपना क्या कर लिया है, पेयर बना लिया है। फिर से क्रोमैटिड से वो क्या हो गए हैं, क्या वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, डॉटर क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिड से नाउ दे आर अगेन इनटू क्रोमोसोम, पहला पॉइंट। ठीक है, नाउ क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू अनकॉइल। मतलब क्या होने लगा यहाँ पे, क्या वर्ड यूज करोगे इसके लिए, अगर क्रोमैटिन से क्रोमोसोम का बनना इज कॉल्ड कंडेंसेशन, राइट? तो क्रोमोसोम से वापस से क्रोमैटिन बनने को क्या कहेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। नाजो जी। मैम कॉइलिंग। कॉइलिंग कह सकते हो कि कॉइलिंग नहीं होगा बच्चे, प्रिया कैसी बातें कर रहे हो, क्रोमैटिन तो ऑटो, तुम लोग ना गंदे बच्चे हो रहे हो यार, कसम से बता रही हूँ मैं। खुद से सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं आंसर ही बताऊंगी मैं इसका, गंदे लोग। ये था हमारा क्रोमैटिन, खुद से ध्यान रख के सोच के बताओ। ठीक है, ये तो तुम्हारी मम्मी लोग को बता देंगी, पता है। हमने यहाँ पे क्या किया मैम, कॉइलिंग शुरू की। ठीक है, या फिर हमने क्या वर्ड यूज किया था मैम, कंडेंसेशन स्टार्ट किया। ठीक है,
और ये क्या बन गया था हमारा, क्रोमोसोम बन गया था। ठीक, क्रोमोसोम। अब क्या हुआ ना कि हमको फिर से इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, क्योंकि हम टीलोफेज में हैं। तो क्या बोलोगे इस प्रोसेस को? इसका ऑपोजिट क्या होगा कॉइलिंग का? कॉइलिंग का ऑपोजिट क्या हुआ? अनकॉइल करना, है ना। और कंडेंसेशन का ऑपोजिट क्या हुआ? डीकंडेंसेशन। वही तो पूछ रही थी योगिता तब से। ठीक है मैम, यहाँ पे डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पता है इसकी कहानी कैसे याद कर सकते हो? जैसे आप बताओ, ये क्या है, कैंडल। इसको जलाते हैं जब हम, तो क्या बन जाता है? मोम के फॉर्म में ये मेल्ट हो जाती है ऐसे, है ना। और यही मोम को आप फिर से उसमें सांचे वाचे में डाल के फिर से क्या बना सकते हो, मोमबत्ती। ऐसा ही कुछ चलता है प्रोसेस, बट कौन करता है इतना मैम आज के टाइम पे। तो ये वही तो है बच्चा, कि यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑपोजिट एंड्स पे बिल्कुल रेडी है मैम। तो अब वो फिर से अनकॉइल होने लगेंगे। मतलब क्या, कि क्रोमोसोम फिर से क्रोमैटिन बनने लगेगा। क्रोमोसोम जो है मैम, क्रोमैटिन बनने लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे मुझे, जब मैं आपसे भी पूछूं तो आप मुझे एग्जैक्ट इंग्लिश में ही बताओ। आप मुझे बस उतना समझा दो कि जिससे, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। मैं आपको पूरी एक एक लाइन करके तो नहीं समझा रही हूँ ना। मैं अपनी तरफ से पहले डायग्राम समझा देती हूँ, फिर हम लोग लाइंस पढ़ लेते हैं कि कहीं कुछ छूट ना गया हो। राइट, चलो जी, आगे क्या कहानी है हमारी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जितनी चीजें हमारी गायब हुई थी, कौन कौन सी गायब हुई थी? गोल्जी मैम apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी न्यूक्लियर apparatus मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, अब न्यूक्लियर नजर ना एनवेलप, लगे मेरे बच्चों को, ठीक है। और कौन सा ऑर्गेनल का फॉर्मेशन हुआ था? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल सही। स्पिंडल फाइबर कह लो या सेंट्रोसोम, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब ये मैम क्या होने लगेंगे, वापस आने लगेंगे। कम से कम कुछ तो याद हुआ है, ठीक है। और ये क्या होने लगेगा मैम, गायब। ये तो मैंने बता ही दिया कि गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो जी आ जाओ, ये अनकॉइल होने लगा। मास बिकम, जो ये ऐसे होने लगेगा, फिर से मास ऑफ क्रोमैटिन बनाने लगेगा, धागे नुमा स्ट्रक्चर बनने लगेंगे। मतलब कि ऐसे डायग्राम से ऐसा होने लगेगा, मास ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियस कंडेंस एंड रीअपियर, न्यूक्लियस हमारा वापस आने लगा मैम। द स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर, जो आई थी वो क्या होने लगी, गायब होने लगी। न्यूक्लियर एनवेलप जो थी, जो टुकड़े टुकड़ों में बट गई थी, वो फिर से कंबाइन करने लगेगी, असेंबल होने लगेगी। जो वर्ड यूज करेंगे आप, असेंबल करने लगेगी। चलो, जिनको नहीं, जो नहीं असेंबल वर्ड यूज कर पाए, वो कम से कम अपीयर ही, स्टार्ट्स रीअपियर करके कुछ ही बोल देना, ठीक है। अराउंड द क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के चारों तरफ ही आने लगेगी वो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फिर से बनने लगेगा, यू, ठीक है। और इसके पड़ोस में ही क्या बनने लगेगा हमारा, गोल्जी एपरेटस। खत्म कहानी। मैंने बोला था ना, अगर आपको प्रोफेस याद है तो आपको टीलोफेस पढ़ने में हार्डली 2 मिनट लगेगा, और आई गेस हमें 2 ही मिनट लगा है। ठीक, चलो अब एक बार देख लो यहाँ पे क्या करना है। अगर आपको, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं लिख के आना ना एग्जाम में, ये बस ये 4 पॉइंट लिख देना। टीलोफेस में स्पिंडल फाइबर गायब मत लिखना, लिखना डिसअपियर्स, ठीक है। हाँ जी प्रियंका जी, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ नहीं लिखना होता है। डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ से मैम ऐसे बन गया, ये एरो बना देना, इतना डायग्राम गायब, ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे दिखाना कि ये यहाँ से कहाँ आने लगेगा, यहाँ आ जाएगा वापस से, ठीक। ऐसे करके एरो करके दिखा देना, क्योंकि यहीं पे आके वो गायब होगा जहां से वो आया था, ठीक है। ये ऑर्गेन फिर से रीफॉर्म करने लगे, और शेप क्या होने लगेगा इसका, फिर से ओवल होने लगेगा। कैसा था, हो गया था बीच में स्फेयर हो गया था मैम, अब वो फिर से ओवल होने लगेगा। चलो जी आ जाओ आगे, ठीक है। क्लियर हो गया सबको बिल्कुल मैम। बट अब प्रियंका जी, अब एक, मैंने आपसे मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने बोला बच्चा बड़े हिंदी शब्दों में कि जिनको कुछ नहीं लिखना है एग्जाम में, राइट, मैंने यही बोला ना, क्यों योगिता? यस मैम। हाँ, तुम लोग तो अच्छे बच्चे वालों में से हो ना, तुम लोग कुछ कैसे नहीं लिख के आओगे, दिल्ली आके ही टांगे काटेंगे अगर तुम लोग लिख के नहीं आओगे तो। इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रही हूँ। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज्यादा
एंड पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट इस चैप्टर के। क्या लिख रहे हो विवेक जी? हाँ जी बिल्कुल सही विवेक जी, दिस इज आई वांट कि कुछ नहीं से कुछ तो कर सकते हो, है ना। देखो अब कोई भी बच्चा क्लास का इस डायग्राम को मेरे अकॉर्डिंग अपने आप से समझ सकता है, राइट। अब ये आपको खुचर बुचर भी नहीं लग रहा होगा, करेक्ट, क्योंकि कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बल्कि मैं आपके लिए खुद से दोबारा से बनाऊंगी। बट क्या अब आप लोग ये डायग्राम समझने के लिए कैपेबल हो? आई होप कि हो। थोड़ा सा अगर आप चाहो तो मैं इस डायग्राम को क्लियर कर देती हूँ आपके लिए। थोड़ा सा साफ सुथरा करेंगे ना। मैं कल बनाऊंगी इस क्लास को, जब हम लोग क्या बोलते हैं कल जब स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, मतलब नया चैप्टर कह रही हूँ, नया पार्ट, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमारा आज माइटोसिस फेज खत्म हो चुका है पूरा, ठीक है। नाउ आई गेस ईच वन ऑफ यू नो, मतलब लेबलिंग तो सबको पता ही है, और नाउ सबको जो है इसका प्रॉपर प्रॉपर पता है कि क्या है। सॉरी कल क्लास नहीं है आपकी, कल तो रिवीजन क्लास है, कल दूसरे मैम लेंगे। प्रियंका कल जो आपका क्लास है वो बच्चे 8 बजे से है, ठीक है। मैं एक बार ग्रुप में आपको रिकन्फर्म कर दूंगी, बट जहां तक मुझे याद है आपका क्लास 8 बजे से है 9:15 तक का, ठीक है। मेरे को एक्चुअली 12th मिनट मिला है, ओके मैम। ठीक है। कल कोई नहीं दूसरी मैम होंगी, बट वो भी आपको रिवाइज कराएंगी, तो आपको उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। बेइज्जती करानी मेरी चलो, और लिंक विंक जो होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगी। नहीं प्रियंका मॉर्निंग में नहीं है बच्चे, इवनिंग में है, एक ही क्लास है, बिकॉज कल से आपके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, इसी को देखते हुए। बिकॉज अभी हमको ना सबका टाइमिंग नहीं पता है कि कौन से बच्चे कितने बजे आते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने आज सुबह रिप्लाई किया कि मैम हम तो 2:30 बजे आ जाते हैं, कुछ 2 बजे आ जाते हैं, कुछ का 1:30 बजे तक का ही है, तो कुछ का 6:30 बजे तक का भी है। तो वो सब देखते हुए ना क्या किया है, टीचर्स को डिवाइड कर दिया गया है कि एक बायो का टीचर जो है वो 11th पढ़ाएगा, एक बायो का टीचर 12th पढ़ाएगा, तो मेरे को 12th में डाला है। चलो जी। प्रियंका ये कौन सा फेस है? प्रियंका बताएगी, ठीक है। ये कौन सा फेस है बच्चे? बोलो बोलो, इतना प्यारा डायग्राम बनाया मैंने यार। प्रिया आप तो बता दोगे, ठीक है। अभिषेक जी आप बता पाएंगे कौन सा फेस है? क्यों? है ही नहीं क्लास में। दीक्षा आप, यस मैम। ये कौन सा फेस है बच्चा जिसको मैंने एरो से पूछा हुआ है? यहाँ आपका एक खत्म हो गया, माइटोसिस खत्म हो गया आज, मियोसिस कल से स्टार्ट होगा। कौन सा फेस है? कौन सा फेस था जिसमें क्रोमोसोम हमारे बीचों बीच में आ जा रहे थे? या तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ? तो दीक्षा तुम तो अच्छी बच्ची हो यार, ऐसे बोलोगी करोगी? यस मैम। वो याद नहीं आ रहा इसके लिए का नाम क्या था। भी बताया था आपने। क्या प्रियंका? मैम अभी बताया तो था आपने, याद नहीं। प्रियंका थोड़ी सी तबीयत अपनी ठीक करो अब। मुस्कान आप बता पाओगे? मेटाफोर। क्या बात है मुस्कान, बिल्कुल सही बताया आपने। आप फिर क्लास में बोलते क्यों नहीं हो जब आपको आंसर्स आते हैं तो सारे एकदम शांत बच्चों की तरफ बैठे रहते हो? बिल्कुल सही बताया लड़की ने, ये मैम मेटाफेस है। अब प्रिंस, प्रिंस ये कौन सा फेस है? प्रिंस जी आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। कौन सा फेस है बच्चा जी ये? इतना अच्छा डायग्राम बनाया है मैंने, थोड़ी तो इज्जत होनी चाहिए डायग्राम की ना। मैम भूल गया। प्रिंस जी आपकी पनिशमेंट ये है, प्रिंस, प्रियंका और कौन थे, अभिषेक और एक किसी से
किसने नहीं बताया था? 3 लोगों से पूछा था ना कि ये डायग्राम का ना तुम लोग पहले अभी ले लो फोटो, ठीक है। ये है हमारा नॉर्मल सेल का डायग्राम। फर्स्ट फेस होगा हमारा, ये रहा प्रो फेस, ठीक है जी। ये है मैम हमारा, जिसे कहते हैं, अगर आप मान लो तो, ठीक है, ये हमारा है प्रो मेटा फेस, PM फेस जिसे हम कहते हैं। ये है मैम हमारा मेटा फेस, ठीक बेटा जी। ये है मैम हमारा एना फेस, एंड दिस इज योर टीलो फेस, ठीक है। इसके ना दो दो बार डायग्राम बना के ना पूरा ग्रुप पे पोस्ट करेंगे। कौन कौन? प्रिंस, प्रियंका और अभिषेक। तो तीनों लोगों का मुझे ये डायग्राम चाहिए। और अगर आप लोगों ने ये डायग्राम नहीं दिया तो मुझे याद दिलाएंगे विवेक जी, ठीक है। विवेक, आप रिमाइंडर मैसेज डाल देना इनके लिए कि आप लोगों को ये डायग्राम्स बना के भेजने हैं, वरना अंजलि मैम आपसे अगले बार से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एंड आई मीन, नाम क्या था? नाम है प्रिंस, प्रियंका एंड अभिषेक जी। मैम हाँ जी प्रिंस। मैम आपने ग्रुप में ऐड ही नहीं किया मुझे। अच्छा, आपने मुझे हाई मैसेज ही नहीं किया होगा बच्चे। आप मुझे अपना नाम और हाय मैम करके मैसेज कर दो, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगी, ठीक है, जिसमें हम लोग होमवर्क करते हैं। बस छुट्टियों वाले दिन होमवर्क नहीं दिया जाता है, ताकि बच्चे अपना नोट्स वोट्स हैं वो कंप्लीट कर लें। चलो जी, यहाँ हमारा ये जो पॉइंट है हो जाता है खत्म, बट ये 2 स्लाइड्स हमारी रह जाती हैं, 3 स्लाइड्स, ठीक है। इनको भी हम आज ही करेंगे, यहाँ तक हमने अभी करना है, और अभी हमारे पास 15 मिनट है भी, ठीक है। मैं पहले सोची थी आप लोग को रिविजन करा देती हूँ एनाटॉमी का, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट, है ना। चलो जी, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा मैम कैरियोकाइनेसिस, ठीक। अब यहाँ पे प्रिंस आपके पास मेरा नंबर तो होगा ना, जो ग्रुप में मैसेज आता है वो मेरा ही नंबर है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, आप मुझे एक बार हाई मैसेज करना प्लीज। देखो, साइटोकाइनेसिस का मतलब सिंपल सा क्या है? फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन है ये, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं मैम हम यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ना चीजें सेपरेट होंगी। अभी तक जो चीजें चल रही थी वो सेल के अंदर चल रही थी मैम। यहाँ पे क्या हो रहा? यहाँ पे सेल जो है वो साइज में बढ़ चुका है, नाउ सब कुछ डबल है, और अब वो डिवाइड करेगा। मतलब क्या? साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी डबल होगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, which divides the cytoplasm of parental cell into the daughter cells, ठीक है। पेरेंटल सेल्स को वो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर दे रहा है। इट अकर्स कंकरेंटली, ये मतलब लगातार चलता रहता है, इनटू 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, और इसको हम कहते हैं माइटोसिस और मियोसिस। जितना अभी आप पढ़ के आए हो दैट वाज योर माइटोसिस। याद रहेगा ये बात? अब मेरे अकॉर्डिंग सबको याद रहना चाहिए कि ये हमारा क्या है। जितना आज की क्लास में हमने पढ़ा मैम पी मैथ, मैंने बड़े आराम से ही आपको पढ़ाया है, भगाया नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हमारा मैम माइटोसिस था। नेक्स्ट क्लास में हमारा मियोसिस भी खत्म हो जाएगा, ठीक जी। चलो, जो कि विच अकर इन एनिमल्स। अब ये आपको अगर थोड़ा सा देखना हो, ये थोड़ा सा आपके आउट ऑफ द टॉपिक वाला पार्ट है, बट कोई ना, पढ़ सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको जब प्लांट सेल्स में डिवीजन हो रहा होता है तो कैसे होता है। हमने कैरियोकाइनेसिस तो पढ़ ली, कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस सेम है, बट साइटोकाइनेसिस की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे वेसिकल्स का आप देख रहे हो साइज, वेसिकल्स जो है वो पूरी तरीके से फैली हुई है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, वेसिकल्स के बीचों बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है हल्का सा। देखो थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, है ना, हल्का सा आपको मैम सेल प्लेट का जो है फॉर्मेशन थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी सेल प्लेट्स बन रही है, देख रहे हो, लाइट ग्रीन है और बीच में हल्का सा डार्क ग्रीन होने लगे। फिर यहाँ पे ही वेसिकल्स जो थी वहीं पे हम इस जो सेल प्लेट बनने लगी है उसी पार्ट को हम कहते हैं अब क्या? मिडिल लैमेला। क्या कहा जाता है बच्चा? मिडिल लैमेला, ठीक है। और फिर फाइनली वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सिमिलरली एनिमल्स के केस में क्या होता है? एनिमल्स के केस में हमारा जो डिवाइड करता है उस पार्ट को हम कहते हैं क्लीवेज फ्यूरो। क्या कहा जाता है? क्लीवेज फ्यूरो। फ्यूरो मीन्स गड्ढा, गड्ढा, ठीक है। फ्यूरो मीन्स गड्ढा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लीवेज है वो बीचों बीच में यहाँ पे भी हो रहा है, और बीच में क्या बन रहा है? ये जो हमारा एक ही सेल था अब इसके बीचों बीच में क्या है? ऐसे करके गड्ढा बनने लगा है, इधर से भी इधर से भी। अब जब हम और पास आएंगे तो ये और ऐसे करके क्लोज आने लगेगा। जो ये फ्यूरो है वो और दोनों साइड से क्लोज आने लगेगा, और फिर जैसे फ्यूरो हमारा सेंटर में आएगा दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। 2
2 cells each with own cell membrane. खत्म कहानी, ठीक है। हल्का सा ये मुझे लगा था कि थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो ये डायग्राम है इसमें डाल दिया था आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और रह गई हमारी इस पार्ट में, वो क्या, वो है मैम जब हम लोग यहाँ पे इसका साइटोकाइनेसिस करते हैं ना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एनिमल्स के केस में बनती है, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। क्या कहते हैं बच्चा इसे? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूछी भी जाती है। जो ये क्लीवेज फ्यूरो आया ना मैम, वो क्लीवेज फ्यूरो क्यों आया? तो वो क्लीवेज फ्यूरो लाया कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये मैंने आपको कैसे बताया कि हमारा मैम सेल ऐसे था, ठीक है। यहाँ पे हमारा माइटोटिक स्पिंडल ऐसे करके बना लेते हैं छोटा सा, ये हमारे 4 क्रोमोसोम ने अपने आप को बना लिया, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या हो चुकी है मैम, ये उसके बाद का केस है। अब मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे मैम यहाँ से कहीं से बीच में क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा, है ना बच्चा? यही तो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज थोड़ा सा मुझे बता दो, इतना समझ में आ रहा है ना अभी? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि बच्चा जी यहाँ पे मैम हमारा जो है क्लीवेज फ्यूरो आपको देखने को मिलेगा, बट ये क्लीवेज फ्यूरो कौन ला रहा है? तो ये क्लीवेज फ्यूरो ला रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स। यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट है और यहाँ पे भी एक रिंग प्रेजेंट है। अब ये रिंग पता है कैसी है आपको बच्चे? जैसे मैग्नेट होता है हमारा, समझते हो ना? ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सही बोला योगिता ने। तो ये वही कर रही हैं रिंग्स, ये रिंग्स आपस में पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है और बिल्कुल ही मर्ज हो जाएंगी जैसे हमारे मैग्नेट होते हैं। बस इतना सा पॉइंट याद रख लेना, ठीक? याद हो जाएगा आई गेस, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है ये पार्ट, बट एक्चुअली जो मेंस वाले जो एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है ये पार्ट, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको मैं डाल दिया, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं किया। अब आया इस क्लास का आज का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ वाला पार्ट, बट टफ वाला पार्ट हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम देखेंगे क्या ये सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि माइटोसिस को पढ़ने के हमारे फायदे क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम पहले वो वाला चेक पॉइंट्स देख लेंगे और क्लास खत्म। चलो, क्या है मैम? माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस एंड परपेचुएशन ऑफ लाइफ। मतलब क्या मैम? कि जिंदा रहने के लिए और सब चीजों को मेंटेन रखने के लिए क्या जरूरी है? डिवीजन ऑफ सेल हमारा जरूरी है। माइटोसिस इज व्हाट? माइटोसिस इज डिवीजन ऑफ सेल ओनली। तो मैम ये हमारा जरूरी है, ठीक है मैम। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन द सेल। ये किस चीज में हेल्प करता है? डीएनए और आरएनए के अमाउंट को भी मेंटेन रखता है सेल में। ओके मैम। माइटोटिक डिवीजन ऑफ वेजिटेटिव और द सोमैटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है हमारा एक बॉडी 2n जाइगोट से कैसे बन जाता है? पूरा का पूरा फीटस, या जिसे कहते हैं हम एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सारा काम कैसे चल रहा है? सेल डिवाइड कर रहे हैं, लार्ज कर रहे हैं और अपने आप को बना रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? द ओल्ड एंड डेड डिकेइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर रिप्लेस्ड बाय माइटोसिस। जो हमारे पुराने सेल्स हैं जिनका हमको जरूरत नहीं है, उनको रिप्लेस करने का काम भी माइटोसिस का ही है। इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स माइटोसिस आर मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात तो आपको पता ही है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। द क्लीवेज ऑफ एग एंड द डिवीजन ऑफ ब्लास्टुला, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये भी हमारा माइटोटिक डिवीजन का ही देन है। किसी को इन 6 पॉइंट्स में से एक में भी दिक्कत है? इन 6 में से आप 5 भी याद रख लोगे ना, मेरे अकॉर्डिंग जो 5 इजीली याद हो जाते हैं हम बच्चों को, कि वो मैम लाइफ को मेंटेन करता है, अमाउंट ऑफ डीएनए आरएनए को मेंटेन करता है, और क्या चीज कि ओल्ड और डेड सेल्स को बॉडी से हटाता है। ये एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सॉरी सेक्सुअल नहीं है, मैं अपने वर्ड्स को वापस ले रही हूँ, ठीक है। दिस इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। और ये मैम कहाँ पे? क्लीवेज ऑफ एग में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, कि इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और ये उसको डिवाइड कराता है। और क्या हो रहा होता है? इन एक छोटे से एक सिंगल सेल जाइगोट से बड़ा सा एम्ब्रियो बनता है, और एक एम्ब्रियो से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। ये 5 तो याद है। प्रियंका 2 बार बता दिया यार। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, प्रियंका जी के लिए एक बार फिर से बता देते हैं, बाकी लोगों को भी आंख कान सबके सब खोल के रखना, ठीक है।
किस लिए जरूरी है हमारा जो माइटोसिस है मैम, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, परप्यूएट करने के लिए, ठीक है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लाइफ यहीं से आ रही है। आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो मैम एक जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है, राइट, ये तो सबको पता है ना। जाइगोट मैम एक सिंगल सेल है, उससे हमारे पास एम्ब्रियो बनता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, कोई बात नहीं प्रियंका, मैं पूरा बता देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने आपको उस दिन की क्लास में मॉर्यूला और साथ में ब्लास्टुला, ऑल्दो ये आपका 12th का टॉपिक है, इन दोनों स्टेजेस का भी नाम बताया था, राइट। मॉर्यूला क्या है, एक सेल हमारा जाइगोट का जब 8 सेल में डिवाइड हो चुका होता है, याद है, तो उसको मैम हम मॉर्यूला कहते हैं, 8 सेल स्टेज को, करेक्ट। और अगर वो 16 सेल स्टेज पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसके बाद वो जर्म लेयर्स की तरफ डिवाइड करेगा, ठीक है, तो उसे हम ब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो ये सारी चीजें लिख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज आपको पता है स्लाइड्स जो आपके पास जाती है वो बड़ी साफ सुथरी वाली जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, डीएनए के अमाउंट को और आरएनए के अमाउंट को मेंटेन करने के लिए होते हैं। फिर कह रहे हैं माइटोटिक डिवीजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स जो होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चा यही तो पॉइंट है कि जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो से जो है हमारा फीटस या जो भी आप कह लो, फीटस से कह लो बेबी बनता है, और बेबी से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। कैसे कैसे बन रहा है, एक इतना छोटा सा बच्चा एक इतना बड़ा इंसान बन जाता है, कैसे, क्योंकि उसके सेल्स में कंटिन्यूअसली डिवीजन चल रहा है, ठीक है, कौन से सेल्स में, वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स में। तो ये बात भी क्लियर हो गई है कि वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स में माइटोटिक डिवीजन चल रहा होता है। डेड डिकेइंग सेल्स को हटाने के काम आते हैं ये, और एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये काम तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। आई होप 3 बार मैंने बता दिया है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 4-5 पॉइंट्स तो याद हो ही गए होंगे, यस है ना। चलो पहला पॉइंट कौन बता रहा है, एक ही स्लाइड रहेगी तो हम 10 मिनट में खत्म कर ही देंगे उसे, जल्दी बताओ पहला पॉइंट। मैम ये सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। चलो प्रियंका ने पहला बता दिया, योगिता आप नेक्स्ट बता दो। मैम ये अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए को बढ़ाता है। मेंटेन करते हैं, ठीक है, मेंटेन अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। चलो नेक्स्ट पॉइंट। मैम ये ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करता है। क्या बात है प्रिया, रिप्लेसेस ओल्ड सेल्स, ओल्ड कह लो और डेड सेल्स कह लो, राइट। और 2 पॉइंट्स और बता दो बस, मैं खुश हूं उतने में। Mitotic division, vegetative cells. माइटोटिक डिवीजन वो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला एक पॉइंट है ना विवेक। मैम ये मेंटेन करता है परपेचुएशन ऑफ सेल। क्या बात है, मेंटेन्स एंड परपेचुएट्स द लाइफ, ठीक है, परपेचुएट्स, ठीक है, लाइफ बाय डिवीजन, बाय कंटिन्यूअस डिवीजन लिख लो, वरना अपने वर्ड्स में अगर आपको चेंज करना है, कंटिन्यूअस डिवीजन। और लास्ट पॉइंट एक विवेक जी आप बता दो यार, डिसअपॉइंट मत करो मुझे। अभी जो एक पॉइंट बताया था सोमैटिक और वेजिटेटिव वाला, एम्ब्रियो वाला पॉइंट भी तुम लोगों ने नहीं बताया, कितने खराब हो। प्रियंका ने तो एक बता के कर दिया, चलो मैम मैंने एक बता दिया, ये क्यों विवेक नहीं याद आ रहा मैम? यही बता दे मेरे को भी। चलो जी कोई नहीं, कौन सा तुम लोग कौन से पॉइंट्स खा गए। माइटोटिक डिवीजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इजी सा पॉइंट था, फिर भी नहीं बता पाए, पता नहीं क्यों, ठीक है। मैम यही तो बताया था मैंने। तुमने पूरा कहाँ बोला? मैंने बोला था mitotic division of vegetative cells. माइटोटिक, अच्छा मैंने पूरा नहीं सुना, सॉरी माय बैड। चलो जी विवेक जी ने पूरा बता दिया है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स मेंटेन्स, ये आगे की लाइन नहीं बोली थी ना तुमने, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसलिए मैं नहीं समझ पाई, ये बोलना इज इंपॉर्टेंट ना विवेक, ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स और सोमैटिक सेल्स। चलो जी वेरी गुड, बहुत ही अच्छी क्लास है भाई ये मेरी, भले कम बच्चे हैं मेरी क्लास में बट अच्छे बच्चे हैं। और ये क्लीवेज वाला पॉइंट भी एक बार थोड़ा सा देख लेना, ये तो याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम किस पे, लास्ट हमारा चेक पॉइंट, और 5 मिनट में इसको भी करते हैं खत्म। क्या है ये चेक पॉइंट मैम? कुछ भी अलग नहीं है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे सिर्फ पता है क्या हो रहा है,
कभी तुम लोग ऐसे करके दिल्ली से बाहर कितने लोग निकले हैं? आई मीन सब निकले होंगे, बट मैं अभी के लिए पूछ रही हूँ कि बाय कार या किसी चीज से, बाय कार या बस या ट्रेन, नहीं बाय कार या बस से ही नहीं। चलो जी, कोई बात नहीं निकले होगे तो तुम्हारे घर में तो कोई निकला ही होगा। क्या होता है ना, जब आप एक सिटी से, ये रहा दिल्ली, ठीक है, दूसरे सिटी में एंटर कर रहे होते ना, सपोज करो चंडीगढ़, क्योंकि मैं चंडीगढ़ की हूँ, ठीक है, हम लोग ट्रेवल करते उसमें करते हैं, तो ना बीच में ना क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना नाके लगे हुए हैं, पुलिस का वो लगा होता है बैरिकॉटिंग, पुलिस की क्या लगी होती है ना, बैरिकॉटिंग लगी होती है। बैरिकॉटिंग का कुछ और हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना पुलिस चेक करती है कि आप ना क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, ठीक है। हर एक सिटी में होता है ये। आप चंडीगढ़ से अंबाला जाएंगे, ठीक है, या चंडीगढ़ से लुधियाना जाएंगे, या कहीं भी जाएंगे ना, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए क्या होता है, ये करके ना पुलिस की बैरिकेटिंग लगी होती है, जस्ट टू इंश्योर कि कोई जो है अनवांटेड सामान, जो बम होते हैं, दिल्ली में तो अक्सर ही होता रहता है ये काम, ठीक है, वो तो लेके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर्स को हम क्या कहते हैं, चेक पॉइंट्स कहा जाता है। कि यहाँ पे हिंदी में अगर हम बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं नाके, ठीक है, कि नाके लगे हुए हैं पुलिस के। तो वही चीज ना सेम यहाँ पे है कि यहाँ पे जब आप एक फेज से दूसरे फेज में एंटर करते हो ना, तो वहां पे कुछ क्या लगे होते हैं, चेक पॉइंट्स लगे होते हैं। और ये चेक पॉइंट्स कहाँ हो रहे हैं मैम, ये चेक पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा G1 फेज में, S फेज में और माइटोसिस फेज में। क्योंकि G2 फेज में क्या हो रहा होता है, बोलो बोलो, व्हाई नॉट इन G2 फेज? थोड़ा सा भी कोई आइडिया जरा सा भी लग रहा हो कि G2 फेज में क्यों नहीं होता होगा मैम ये? क्योंकि G2 फेज में ना कुछ काम नहीं हो रहा है। G2 फेज में जो काम हो चुका है ना S फेज में, वो सिर्फ ग्रो कर रहा है और डेवलप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी चेकिंग ही चल रही होती है कि जितने भी जो डीएनए बना है वो बिल्कुल ठीक बना है या नहीं बना है, आरएनए का जो अमाउंट है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, प्रोटीन की जो सिंथेसिस हुई है वो सही है या नहीं है, नेक्स्ट उसमें जाने के लिए। तो G2 फेज का तो काम ही यही है। G2 फेज में मैम कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, वहां पे सिर्फ क्या चल रही होती है, ग्रोथ चल रही होती है, चेकिंग चल रही होती है, ठीक है। इसलिए G2 फेज में कोई भी चेक पॉइंट्स नहीं होते हैं, ये बात याद रखना क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब आ जाओ इनके चेक पॉइंट्स में क्या होता है। 4 मिनट का टाइम, 4 मिनट में रीडिंग मार लो, खत्म कहानी। सबसे पहले आ गया मैम हमारा G1 फेज का चेक पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, सेल ग्रोथ चेक पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल अपना साइज में ग्रो कर रहा है, पता है ना, M फेज के बाद ही वो डिवाइड करके साइटोकिनेसिस से 2 सेल बने और दूसरा सेल की साइज साइकिल ऐसे ही चल पड़ेगी यहीं से कि अकर टुवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रोथ फेज। कहाँ पे हो रहा है ये ग्रोथ फेज के एकदम अंत में जाके हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, चेक्स वेदर द सेल इज बिग इनफ एंड हैज मेड द प्रॉपर प्रोटीन फॉर सिंथेसिस फेज और नॉट। ये क्या चेक कर रहे हैं कि सेल ने अपना जो साइज है वो बढ़ाया हुआ है या नहीं बढ़ाया हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली रेडी है सिंथेसिस करने के लिए या नहीं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये, इफ नॉट तो फिर वो वापस से कहाँ चला जाएगा, रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जिससे हमको क्या G0 फेज या क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। और वो तब तक उस फेज में रहेगा जब तक के लिए वो तैयार नहीं है डिवाइड करने के लिए, जब तक कि उसके पास हर एक चीज उतने अमाउंट में नहीं है जितना उसको रिक्वायर्ड है सिंथेसिस के लिए। आर वी क्लियर विद दिस? बोलो बोलो फटाफट से, सबको समझ में आया? विवेक जी समझ में आ रहा है? बोलो भाई। हाँ जी, चलो सबको समझ में आ रहा है। फिर आ गया हमारा डीएनए सिंथेसिस चेक पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो मैम अकर्स ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज। तो इसके तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डीएनए सिंथेसिस चेक पॉइंट है, तो ये कहाँ हो रहा होगा, जब हमारी सिंथेसिस चल रही होगी, ठीक है मैम। चेक्स वेदर द डीएनए हैज बीन रेप्लिकेटेड करेक्टली और नॉट। ये चेक करेगा कि जो हमारा डीएनए है यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है बच्चा, यहाँ एम फेज में कहीं भी रेप्लिकेशन नहीं मिलेगा। अभी किसी बच्चे ने उस टाइम पे बोला था ट्रांसक्रिप्शन किसी चीज का आंसर है ना, कोई तो बोला था क्लास में, बट ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे नहीं होगा बच्चे, ठीक है। नाजो आपने बोला था, नहीं बच्चा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन वो सब कुछ नहीं, वो सेंट्रल डोग्मा का पार्ट है, वो बिल्कुल अलग है इस सेल साइकिल से, बिल्कुल अलग। वो यहाँ पे कहीं बीच में होगा, ठीक है, इस फेज के अंदर होगा वही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन सब कुछ, ठीक है। इफ सो अगर सब कुछ ठीक है तो वो सेल जो है हमारा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका सिर्फ कितना सा काम है, ये सिर्फ इतना सा काम है कि ये चेक कर रहा है कि डीएनए प्रॉपरली रेप्लिकेट हुआ है या नहीं, और अगर ठीक है तो आगे बढ़ जाता है, वरना वो भी
जी नॉट फेज में वापस। फिर आ गया हमारा क्या लास्ट माइटोटिक चेक पॉइंट, तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, माइटोसिस फेज में। नाउ यू नो कि G2 फेज में क्यों नहीं होता। फिर क्या है, ये हमारा माइटोसिस फेज में हो रहा है, इट चेक्स वेदर द माइटोसिस इज कंप्लीट, ये चेक करता है कि माइटोसिस कंप्लीट है या नहीं है, और अगर कंप्लीट है तो सेल साइकिल फिर से चलने लगेगी, वरना क्या होगा, T नॉट फेज में वापस से आ जाएंगे। खत्म कहानी, बोलो बोलो। देखो तुम्हारी क्लास के ओवर होने के टाइम में, ऑफिशियल टाइम से 1 मिनट पहले हमारा ये लेक्चर जो है खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा पढ़ के आना प्लीज, एनसीईआरटी को रीड करके आना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट, क्योंकि ये जो हमारा अब स्टार्ट होगा ना, ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, मैं अभी से आपको किसी भ्रम में नहीं रख रही हूँ, और सबसे टफ होगा इसका अगर आपने ये फेस याद कर लिया तो जिसे कहते हैं सब याद कर लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रो फेस में ही आपको 5 पार्ट देखने को मिलेंगे, और हर एक पार्ट का एक इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऐसे डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, बट कोई ना, डरो मत, मैं ये डायग्राम्स आपके लिए दोबारा से बनाऊंगी, ठीक है, जैसे मैं बनाती हूँ हर बार। बट यस, ये यहाँ पे आपको पता है एनाफेज में क्या होता है, 2 बार चलता है सब कुछ, इसलिए थोड़ा सा टफ है। मैं उस दिन का ही, मतलब 1 दिन का ही टारगेट नहीं बना रही हूँ, अगर होगा तो हम 2 दिन में सॉरी जी इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज कल की क्लास प्रॉपरली टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, होपफुली आपकी क्लास 8 बजे से होगी। और क्या बोलते हैं, बाय मैम। दूसरी मैम पढ़ाएंगे, बट यस यू नीड टू ज्वाइन द क्लास एंड आफ्टर दैट